Hello everyone, welcome to Exam Focus. Don't wait for the perfect moment. Take that moment and make it perfect. इस कोड के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वेरी वेरी, क्योंकि इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डीप नहीं जाने हैं। ये पॉलिटी के क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर देखें और टिक करें, ऐसे क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ इस बारे में। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। हमारा जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 14 टू 35 मेंशन किया हुआ है। और इस बीच में बहुत सारे ऐसे बात हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो या एबॉलिशन ऑफ टाइटल हो या प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह की बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहला जो है आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, क्रीड। इन पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उससे रिलेटेड है आर्टिकल 15। और आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 17 ऑप्शन 4। तो आर्टिकल अगर पूछा जाए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मेरी बात, आर्टिकल 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो इंक्लूड की गई आर्टिकल 51A में, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंक्लूड किया गया जो मिनी संशोधन था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कुल मिलाकर जो है 11 ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसएसआर, रशिया या सोवियत यूनियन से। और एक और बात ये है मेंशन पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आप याद रखें। एंड टू बी मोर प्रिसाइज पार्ट 4A इट शुड बी। तो इसका आंसर होगा 51A जो है आर्टिकल उसमें इंक्लूडेड है। नाउ द लैंग्वेजेस आर मेंशन इन विच शेड्यूल? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय हमारे पास 8 शेड्यूल थे। आज के समय में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। और लैंग्वेज की बात जिस शेड्यूल में की गई है वो है शेड्यूल 8 शेड्यूल लैंग्वेज से डील करता है। बेसिक शुरुआत में ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं अगर फट से नाम बता दूं तो असमीज, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब जो पहले 14 लैंग्वेज थे। फिर सिंधी ऐड किया गया एक 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और 21st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और उसके बाद फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को भी ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। 2003 में कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ नाम। बोडो, आप लिख लें फटाफट नोट बनाकर, डोगरी, उसके बाद मैथिली, मैथिली बिहार की भाषा है, और सांथली, SANTHLI। आई सपोज डोगरी जो है जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। और ये सब लैंग्वेज ऐड किया गया। तो कुल प्रेजेंटली 22 लैंग्वेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है। नाउ एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने अभी भी बताया 8 से शुरू में, अब हो गए 12, तो इसका आंसर होगा 12 शेड्यूल्स। Now, which article deals with temporary provision with respect to state of जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इनमें से कौन सा आर्टिकल है? तो ये तो सबको पता होगा, आर्टिकल 370 करस्पॉन्ड करता है जम्मू कश्मीर को। एक टेम्पररी प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बट इसका आज तक हल नहीं निकल पाया है। दैट इज वेरी सैड। आर्टिकल 370 में मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर काम नहीं कर पाती आर्टिकल 370 के अंदर। आर्टिकल 352 और 356 इमरजेंसीज के अंदर में आता है। 352 जो है प्रोक्लेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और ये प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं। 356 नेशनल इमरजेंसी,
जो कि स्टेट में होता है। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगता है, प्रेसिडेंट रूल हो जाता है और ये 6 मंथ के लिए होता है और 3 इयर्स तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जाता है। इनफैक्ट अगर इसको फर्दर अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो अमेंडमेंट किया जाता है और फिर इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जाता है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है आर्टिकल 315। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी हटा 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। और बाकी जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सब जो है राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू स्पीच जो है वो आता है आपका आर्टिकल 19 में, और उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, राइट टू स्पीच 19 के लिए। नाउ डीपीएसपी इंक्लूड्स डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी जो इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल जो है 36 to 51 आर्टिकल जो है वो में बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरलैंड से, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 36 to 51 बात करता है जो डीपीएसपी के बारे में। Now the idea of liberty, equality and fraternity has been taken from, कहाँ से लिया गया आइडिया जो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का। इट वुड बी बेटर अगर यहाँ पर आप ऑप्शंस काट कर कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह कर दें, तो सारा जगह कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये लिया गया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इन द ईयर, पहला अमेंडमेंट जो है 1951 में किया गया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, और रिसेंटली 101 अमेंडमेंट पास हुआ, और ये हुआ जो टैक्सेशन है हमारा जीएसटी बिल जो पास हुआ वो 101 है, और 100 जो है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो 100th अमेंडमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यस 101 इज द मोस्ट रिसेंट, दैट इज जीएसटी बिल, और मोस्ट प्रोबेबली 2017 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इज, लॉर्ड मिंटो ने सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट जो थे उनका इंट्रोडक्शन किया, और इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो हिंदू मुस्लिम्स में डिवीजन लाने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया था, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसे कहते हैं लॉर्ड मिंटो को। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने शॉर्ट में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश किया है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट और उसके आगे कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और रैंक किस तरह से रैंक डिवीजन है, किनको ज़्यादा पावर है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, वहाँ से एलिमिनेट करना होता है या सीक्वेंस में अरेंज करना होता है कि इनमें से चारों में से कौन से को ज़्यादा पावर है इन द टर्म्स ऑफ पावर, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में। तो आगे हम देखते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। जय हिंद, जय भारत।